Good morning. Today is 28th September 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article is regarding the Uri attack. After Uri attack, our government is exploring the options, what kind of steps it can take to isolate the Pakistan. तो उनमें से कुछ ऑप्शन सबसे पहले तो आपको पता ही होगा. सबसे पहला ऑप्शन तो इंडस वाटर ट्रीटी. हमारे देश में मीडिया के द्वारा और देश की जनता के द्वारा ये मांग उठ रही है कि इंडस जो ट्रीटी हुई थी 1960 में, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको निरस्त कर दिया जाए. और दूसरा जो बात निकल कर आ रही है कि मोदी जी ने मीटिंग बुलाई है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया था इंडिया ने 96 में, और पाकिस्तान ने यह दर्जा अभी तक इंडिया को नहीं दिया है, तो इसे भी निरस्त कर दिया जाए. तो इन दोनों मुद्दों और इसके रिपरकशंस पर हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो जो वाटर ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बताता हूं. वैसे तो एक अगला आर्टिकल भी है, उसमें डिस्कस करने वाले हैं. इस वाटर ट्रीटी में क्या है इस वाटर ट्रीटी में क्या है, 20% वाटर हमको मिलेगा और 80% वाटर पाकिस्तान को मिलेगा. 3 ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज, इसका वाटर इंडिया को मिलेगा, और जो वेस्टर्न की जो रिवर्स हैं, ऊपर की रिवर्स हैं, उसका वाटर जैसे कि इंडस, झेलम और चिनाब, इन सब का वाटर मिलेगा पाकिस्तान को. वैसे ये काफी बहुत ज्यादा उदार ट्रीटी किसी भी अपर रिपेरियन कंट्री द्वारा की गई है. देखिए, ये सारी की सारी रिवर्स इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं या पाकिस्तान से तो कम से कम नहीं होती है, ऊपर से होती हैं, एक तो चाइना से भी होती हैं. तो हमारे पास इसका कंट्रोल है. तो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जनरस एग्जांपल है किसी अपर रिपेरियन स्टेट ने इतनी ज्यादा उदारता दिखाई और लोअर रिपेरियन स्टेट को, और उसको इतना ज्यादा वाटर दिया हो. तो ये तो उस टाइम पे हमारे नेहरू जी थे. लोग कहते हैं नेहरू जी ने काफी गलतियां करी, और ये गलती उसमें से उस समय की गई एक महत्वपूर्ण गलती थी. देखिए, जो इसके रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ. पाकिस्तान को कितना भी दे लो आप, पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्शन करता ही था. तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा वाटर देना. अब देखिए, 80% पाकिस्तान के पास जा रहा है, फिर भी एक झेलम के जो ट्रिब्यूटरी रिवर है किशनगंगा, इस पे एक इंडिया डैम बना रहा है, और यहां भी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है. और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें. यहां अगर रिवर जा रही है ना, तो देखिए थोड़ा सा फ्लो कम है, तो इंडिया का ये आइडिया है कि रिवर यहां से जा रही है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट करके और यहां थोड़ा डैम बना दो, पानी इकट्ठा करके, और दोबारा से जहां से जा रही है उस फ्लो में दोबारा आ जाए. यानी ये देखिए, इंडिया का थोड़ा ऐसा आइडिया. यहां भी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है, और यहां भी देखिए पाकिस्तान के लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है. वहां पे जब भी कभी ड्रोट आता है, कुछ आता है, तो कहते हैं इंडिया ऊपर पानी से कुछ कर रहा है. इंडिया क्या करेगा भाई? ऐसा कहा जाता है कि अगर वहां पे कुछ प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है खेती की, तो यूं कहते हैं कि इंडिया ने उस पानी में से बिजली निकाल ली, इसलिए प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है. तो बिजली से प्रोडक्टिविटी का क्या फर्क? तो बहुत ज्यादा यहां पे दिखते हैं. हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ब्लड और वाटर एक साथ नहीं चल सकते. और फिलहाल तो देखिए, ऑफिशियल्स ने यही कहा है कि ट्रीटी को हम नहीं निरस्त करने वाले. यानी अभी तो सिर्फ बातें हैं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम ट्रीटी को खत्म कर देंगे. और फिलहाल इंडिया का जो एम्फेसाइज है, इंडियाज फोकस इज नाउ ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ द वाटर बाय द इंडिया. ये अभी फिलहाल फोकस है. और देखिए, मोदी जो गवर्नमेंट है, मोदी ने सिग्नल दिया था, खोजीगोड़ जो रैली हुई थी वहां पे, एक तरफ तो मोदी ने सिग्नल दिया था कि वार ऑन पॉवर्टी, वार ऑन इलिटरेसी, इन पे वार करेंगे हम, और दूसरी तरफ मोदी ने जो इंडस वाटर ट्रीटी का सिग्नल दिया है कि इसको निरस्त करने की बात है. तो पाकिस्तान के लोगों को भी एक डबल सिग्नल जा रहा है, और एक इंडिया के लिए भी गलत है, कंफ्यूज मैसेज है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा. देखिए, ये इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी, इन्होंने करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने. और ये अगर हम इसे निरस्त करते हैं, इनवैलिडेट करते हैं, तो ये पूरे के पूरे रीजन की जो पीस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इवन ये हमारी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, इसको भी अंडरमाइन करेगा. कैसे करेगा? देखिए, जो हमारी इमेज वर्ल्ड में काफी, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो शरीफ देश की है. कैसे? जैसे हमने न्यूक्लियर बम बनाया 1998 में. हमने क्या किया? बम बूम बना के और अपने आप ही सेल्फ मोरेटोरियम भी कर दिया. ठीक है भाई, हमने बम बना लिया और नहीं करेंगे. ना किसी ने, मतलब कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ किसी के साथ में. कभी ऐसा नहीं होता कि किसी देश ने एक बार बना लिया और अपने आप में सेल्फ मोरेटोरियम रख दिया हो. और हमने काफी नो फर्स्ट यूज और ये सारी पॉलिसीज भी दी. तो हमारी इमेज काफी एक शरीफ कंट्री की है. और देखिए, पानी को रोकने के लिए तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को बंद भी करते हैं तो हमें पानी रोकना होगा. तो पानी को रोकने के लिए हमें डैम बनाने पड़ेंगे. डैम को बनाने में ही 10 साल लग जाएंगे. इतनी जल्दी आप डैम वहां पे नहीं बना सकते. और डैम बनाने के लिए लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड फंडिंग चाहिए. पैसा कहां से आएगा? इंटरनेशनल फंडिंग तो कोई आएगी नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वहां पे, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है. कौन सा देश वहां पे जम्मू कश्मीर में पैसा लगाने के लिए तैयार होगा?
तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सेंटर को चाहिए कि जो ये मीडिया चैनल्स ब्रेकिंग कल्चर, ब्रेकिंग न्यूज कल्चर टाइप की बातों से उठकर, यानी एक जो नेशनलिज्म जिंगोइज्म की जो फ्रेंजी से ऊपर उठकर एक प्राग्मेटिज्म चीज सोचे, एक रैशनलिज्म ढंग से सोचे और फिर डिसीजंस ले। ऐसे नहीं बिना सोच समझ के कि हाँ भाई इंडस वाटर ट्रीटी इनवैलिडेट कर दी, पहले सोचे क्या रिपरकशंस इसके हो सकते हैं। और देखिए एमएफएन स्टेटस को रिवोक करने की बात हो रही है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस। मोस्ट फेवर्ड नेशंस को इनवैलिडेट करके होगा क्या? पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो ऑलरेडी कम है, कितना $4 बिलियन के आसपास है, और आधे से ज्यादा तो उसमें स्मगलिंग है। यानी कुछ भी अगर बंद भी कर दोगे तो क्या पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा? चिंदी सा ट्रेड है हमारा उसके साथ में। बस यही आर्टिकल है। देखिए मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। आइडेंटिटी प्रॉब्लम मतलब पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की खुद की कुछ आइडेंटिटी है नहीं। यानी ये पूरा का पूरा रीजन पुराने टाइम में एक साथ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये, यानी पाकिस्तान भारत जुड़े हुए थे। और पाकिस्तान ने अलग अलग धर्म के नाम पे दो नेशन की मांग की। नेशन की मांग तो कर दी, लेकिन वो उस नेशन की हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान की कोई अपनी हिस्ट्री तो है नहीं। जो इंडिया की हिस्ट्री है वही पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, इनसिक्योर फील करता है पाकिस्तान। देखिए बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आप उर्दू का एग्जांपल ले लीजिए। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाई उर्दू। अब देखिए पाकिस्तान से ज्यादा उर्दू तो इंडिया में बोलते हैं। पाकिस्तान में भी देख लीजिए 5-10% सिर्फ लोग उर्दू बोलते हैं। इंपोज कर रहा है पाकिस्तान, धक्के से कोई भी आइडेंटिटी अपने पे इंपोज कर रहा है, क्योंकि वो इंडिया से इनसिक्योर फील करता है। अब देखिए उर्दू के नाम पे आपने नेशन तो क्रिएट कर लिया, बांग्लादेश आपसे अलग हो गया 1971 में, वहां तो बंगाली बोलते हैं, तो आपकी दो नेशन की जो थ्योरी थी वो और भी ज्यादा खत्म हो गई, यानी और ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगे आप इंडिया से। और देख लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली पिटीशन डाली बीबीसी के पास में, बीबीसी के पास में पिटीशन डाली कि इस रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से ना कहा जाए और एक साउथ एशियन रीजन के नाम से पुकारा जाए। क्यों भाई? क्योंकि उनको खतरा है, उनकी आइडेंटिटी को खतरा है। और दूसरा देख लीजिए आप हिस्ट्री देख लीजिए, वो हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं? जब भी वो हिस्ट्री की बुक्स में पाकिस्तान में पढ़ाते हैं तो वो अपनी हिस्ट्री को अफगान पाक रीजन से जोड़ते हैं। अफगान पाक रीजन, ये रीजन कुछ था ही नहीं, पाकिस्तान कैसे जोड़ सकता है? रीजन तो यही था पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तान में चीजें हैं वो इंडिया से कनेक्टेड थी। पुराने टाइम में इनका ट्रेड था वो इंडिया से कनेक्टेड था। तो ये सारा का सारा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। आप कभी भी देख लीजिए। चलो और एक और एग्जांपल, आपको अच्छा एग्जांपल देता हूं। मिसाइल का एग्जांपल लीजिए। जब भी पाकिस्तान कोई मिसाइल बनाता है उसका नाम क्या देता है? गोरी, गजनी, ऐसे ऐसे एग्जांपल देता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही सेम कि ये अपनी हिस्ट्री को अफगान पाक की हिस्ट्री से जोड़ना चाहता है। ऐसा है नहीं, क्योंकि लेकिन देखिए यूजुअली प्रैक्टिकली इनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है इंडिया से, लेकिन ये जोड़ना चाहते हैं उस रीजन से। तो आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है, तभी ये सारा इश्यू रहता है। छोड़िए खैर। अगला जो ये इंडस ट्रीटी है, इंडस ट्रीटी में देखिए यहाँ पे डैम बना रहा है इंडिया, सलाल, यहाँ पे सारी इंडिया को प्रॉब्लम्स होती हैं। और पाकिस्तान बहुत काफी यू कैन से दैट पार्टीशन ट्रीटी ये साइन की गई थी इंडिया के द्वारा। तभी तो इंडिया तीस्ता वाटर जो ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ उसमें इतना डरता है, क्योंकि पहले हमने बहुत गलतियां करी हैं और अब जो रीजन्स जेन्युइन इंटरेस्ट है दूसरे देशों के, उसको भी हम रिकॉग्नाइज करने से डरते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन सॉरी। जो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल दोबारा से मराठा मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें भी जो आर्टिकल लिखने वाले हैं डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ में थोड़ा बोलते हैं, तो वही बात मैं बोलता हूँ। मैसेज मत भेजना मेरे को और इमोशनल मत होना, रैशनली है, मैकेनिस्टिक तरीका है, लिख लेना यूपीएससी में और बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है? डेमोक्रेसी के देखिए 3 विजन्स देखने को मिल रहे हैं। कौन से? देखिए सारे के सारे जो विजन्स है एक साथ काम भी कर रहे हैं और कहीं कहीं लड़ भी रहे हैं। और 3 विजन्स कौन कौन से हैं? 3 विजन्स देखिए, सबसे पहले तो सोशलिस्ट का विजन है। सोशलिस्ट क्या कहते हैं? सोशलिस्ट मांग करते हैं राइट टू क्वालिटी की। राइट टू क्वालिटी मतलब जो मार्जिनल सेक्शंस है, दलित सेक्शंस है, इनका एम्पावरमेंट होना चाहिए। इस जो सेक्शंस में आते हैं हमारे अंबेडकर साहब आते हैं और दूसरे आते हैं हमारे लोहिया साहब आते हैं, हमारे राम मनोहर लोहिया। और जो दूसरा डेमोक्रेसी का विजन है वो बीजेपी का रीजन है, यानी बीजेपी से संबंध रखता है। जैसे बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है। कल्चरल नेशनलिज्म मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया का है वो एक आइडेंटिटी से डिफाइन होना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? हिंदू। जो इनका जो मॉडल है इजराइल की तरह है, जैसे इजराइल फॉर ज्यूज एंड इंडिया फॉर द हिंदूज। आपने देखा होगा जब भी बीजेपी एक बात करती है
कि कोई भी हिंदू को अगर तंग किया गया है वर्ल्ड के किसी भी हिस्सा में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो हिंदू वेलकम है इंडिया के अंदर। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि लोग इंडिया को हिंदू से डिफाइन करें। और गीता, आपने और भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे गीता की बात करते हैं बीजेपी वाले, गीता को शामिल किया जाए करिकुलम में, बिरयानी देख लीजिए, गाय देख लीजिए, ये सारे, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रल पोलराइजेशन होता है, यानी एक आइडेंटिटी पोलराइजेशन, हिंदू के नाम पे पोलराइजेशन की बात करते हैं। ये हुआ दूसरा विजन। जो तीसरा विजन है हमारा, वो है मार्केट डेमोक्रेसी। ये भी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं मार्केट डेमोक्रेसी क्या है। मार्केट डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या है, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, हर कोई पावर में आ सकता है। तो ये डेमोक्रेसी का विजन ये बताता है कि ये डेमोक्रेसी एक लड़ाई चल रही है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर में, और इसमें कोई भी प्रेशर से, प्रोटेस्ट से पावर एक्यूमुलेट कर सकता है। ये एग्जांपल देना चाहते हैं जैसे अभी मराठा मूवमेंट का, यानी ये एक साथ होके एक्यूमुलेट होके पावर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। यानी डेमोक्रेसी है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई भी, तो इसका इस्तेमाल करते हुए इकट्ठा होकर ये पावर कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये तीसरा, और भी एग्जांपल इसमें कहते हैं जाट, मराठा, पटेल, तो ये इसमें ये एग्जांपल देते हैं। बैटल जस्टिस के लिए नहीं। देखिए, जो भी अभी मराठा मूवमेंट चल रही है, ये इनका जो बैटल है वो जस्टिस के लिए नहीं है, इनकी जो बैटल है वो है प्रिविलेज के लिए, कंसोलिडेशन के लिए। और कोटा और जो रिजर्वेशन है वो जस्टिस के लिए नहीं चाहते, वो उनका एकमात्र जो विजन है, एकमात्र इनका जो पर्पस है कि किसी तरीके से पावर को कैप्चर किया जाए। और जो डेमोक्रेटिक, देखिए जो डोमिनेंट कास्ट है वो डेमोक्रेसी को एक यूनिवर्सल वैल्यू नहीं मानती, यानी वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से नहीं जीना चाहते। उनके लिए ये पावर की लड़ाई है कि इकट्ठे हो जाओ और पावर कैप्चर करो। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो दलित एक साथ आते हैं, दलित की जो मूवमेंट होती है और जो मराठा की मूवमेंट होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस उनके अंदर हैं। तो एक तरफ है दलित की मूवमेंट्स और दूसरी तरफ है मराठा की मूवमेंट। अब देखिए, जो दलित जब भी मांग करते हैं अपने राइट्स की, तो उनके राइट्स में एक अपील होती है। अपील मतलब वो मांग रहे होते हैं कि अपील करते हैं कि आप हमें राइट्स दे दीजिए और हमारे राइट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, और जो हमारी डेप्रिविएशन है, हमें वंचित रखा गया है मूलभूत सुविधाओं से, उसे दूर किया जाए। एंड व्हाट वी सी इज इन द मराठा एग्रेशन, देयर इज ए थ्रेट, देयर इज ए पीस ऑफ एग्रेशन, देयर इज ए थ्रेट ऑफ वायलेंस इन द मराठास मूवमेंट। और दूसरा जो है वो है डेमोक्रेसी। जो दलित हैं वो डेमोक्रेसी को एक वैल्यू की तरह मानते हैं कि डेमोक्रेसी एक वैल्यू है, और इसमें, और जो मराठा मानते हैं वो कहते हैं वैल्यू नहीं, डेमोक्रेसी तब तक अच्छी है जब तक हमें पावर मिलेगी, और जिस दिन हमें पावर मिलनी बंद हो जाएगी, डेमोक्रेसी हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो और कोई तरीका हम ढूंढेंगे। तो काफी हार्श वर्ड यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, डोंट गेट इमोशनल। और तीसरा जो है लैंग्वेज ऑफ सफरिंग। दलित के लिए जो लैंग्वेज ऑफ सफरिंग यानी पेन और सफर, इस तरह की वो जब भी मांग करते हैं, उनकी एसेंस ये होता है कि हमें इनसे निजात दिलाई जाए। और ये जो मराठा मूवमेंट में देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है एक थ्रेट, कंसोलिडेशन की, प्रिविलेजेस आ जाए हमारे पास में। और जो तो चौथा है, देखिए ये बात करते हैं परस्यूशन की, कंसेंसस की, प्रोटेस्ट की, कि आप हमें दे दीजिए, समझाने की बात करते हैं। और ये बात करते हैं मराठा जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब कि अगर किसी और को पावर मिल जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी पावर कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, देखिए आपने देखा होगा काफी ज्यादा दलित का इमरजेंस देखने को मिल रहा है कई रीजन्स में, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो मराठा मूवमेंट को लगता है ये पावर जो एक जीरो सम गेम है, अगर दलित के पास आ गई तो हमारे पास से चली जाएगी, इसीलिए ये भी पावर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। और फिलहाल इनकी दो डिमांड्स हैं। दो डिमांड क्या है? डाइल्यूट, एक तो देखिए जो चल रहा है, यानी एट्रोसिटीज एक्ट है दलित का 1989 को, एक तो ये कहते हैं इसको डाइल्यूट कर दिया जाए क्योंकि इसका मिसयूज होता है। दूसरी जो मांग है इनकी, दूसरी मांग है इनकी रिजर्वेशन की। हमें दोनों अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, जो इनकी डाइल्यूट की मांग है, पहली मांग है दलित के साथ जब भी वायलेंस होता है, देखिए उसमें बहुत हिडन रीजन छुपे होते हैं उसके बीच में, यानी कहने के लिए वो दलित वायलेंस होता है। जैसे अब एक पिछले दिनों एक दलित को पत्थर मार के मार दिया गया, और कहा गया कि उस दलित की इलिसिट रिलेशनशिप थी एक अपर कास्ट की वुमन के साथ में। लेकिन बाद में अगर गहराई से जांच करें तो यह दिखने को आता है कि ये लड़ाई थी जो जिस लिए उस दलित को मारा गया था, वो लड़ाई थी लैंड जो चराने के लिए, यानी भेड़ बकरी गाय कैटल चराने के लिए जो लैंड का यूज होता है उसको चराने के लिए वो लड़ाई थी। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो लैंड रेगुलेट कर दिया था, तो ये लड़ाई थी। अपर कास्ट जो कहते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है इसका मिसयूज होता है। और तो देखिए
मिसयूज तो हर चीज का होता है, तो क्या अपर कास्ट के लोग गलत केस नहीं लगवाते दलित के खिलाफ में? उनके खिलाफ में भी रोबरी के और डकैती के जो फॉल्स केसेस वो लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी तो गलत यूज होता है। तो क्या रोबरी और डकैती का एक्ट ये भी हटा दें? इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। और जो उनकी दूसरी डिमांड है वो है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन की डिमांड तो काफी आश्चर्यजनक और बिजारे डिमांड है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए 30% पॉपुलेशन की है और 30% पॉपुलेशन है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ये वहां पर, और सरकार में यही चुन के आते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पर सारा का सारा इनका कंट्रोल था, और फिर भी इनके द्वारा रिजर्वेशन की मांग किए जाना तो अपने आप में एक हास्यास्पद मुद्दा है। अभी यही लोग कह रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं और हमें रिजर्वेशन चाहिए, तो साफ साफ ये तो स्ट्रगल फॉर पावर चल रहा है। और ये शो करता है कि दे आर फीलिंग दैट देयर हैव बीन डिक्लाइन इन द पावर ऑफ देयर्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग टू कैप्चर मोर एंड मोर पावर। And as I discussed earlier, we have seen the Dalit emergence in the some areas, and that's why the Marathas think this is the struggle for the power and this is zero sum game. और देखिए साइलेंस है, अभी तक तो इस मूवमेंट में एक साइलेंस देखने को मिल रहा है, एक सन्नाटा। लेकिन डेमोक्रेसी में मराठा देखिए सबसे ज्यादा, अगर डेमोक्रेसी में जो ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल है और वही ये बात करेगा, वही अगर बात करेगा थ्रेट की, वही ये बात करेगा कि हमारे पास हमें डिग्रेड कर दिया गया और हमें हमारी जो पावर गिर रही है, तो ये पूरे का पूरा जो डेमोक्रेसी का फैब्रिक है वही फेल हो जाएगा, यानी हमारी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। और जो साइलेंस है वो तो देखिए टेम्परेरी है और कभी भी वायलेंस रूप धारण कर सकती है ये मूवमेंट। हरियाणा में भी यही हुआ था। हरियाणा में भी जब जाट्स ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी तो शुरू में साइलेंट थी, तो बाद में देखिए अभी इसी साल के फरवरी में कैसा रूप उस मूवमेंट ने धारण किया। जो दूसरी कम्युनिटीज थी उनकी प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, पुलिस भी इनसे मिली होती है। पुलिस इनसे क्यों मिली होती है? तो देखिए जाट का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, या मराठा का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप हरियाणा का एग्जाम्पल लेंगे तो आप पाएंगे कि पुलिस इनसे क्यों मिली हुई थी। जो पुलिस के लोग थे वो सारे के सारे थे ही जाट, मतलब डोमिनेंट कम्युनिटी की जॉब्स लगी हुई हैं सब में। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी डोमिनेंट हैं, जॉब्स भी जाट थे, यानी पुलिस वाले भी जाट थे, तो पुलिस उनसे मिली हुई थी, तो काफी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। और बीजेपी देखिए, हमारी डेमोक्रेसी है वो खतरे में है फिलहाल दो कारणों से। कौन कौन से रीजन इसके हो सकते हैं? एक तो देखिए जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के नाम पे जो बीजेपी मेजोरिटेरियन की बात करती है, यानी हिंदू के नाम पे वोट पोलराइज करने की कोशिश करती है, ये एक रीजन है कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। ये सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बन के रह गई है, यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की सब्सटेंस नहीं है, इसमें वैल्यूज नहीं है इस डेमोक्रेसी में। यानी प्लूरलिज्म हमारी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है उसका जो मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन में ही प्लूरलिज्म है, जहां बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ रहते हो। जहां ये बात करते हैं बीजेपी एक हिंदू की वैल्यू की, तो वहां हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। और दूसरा है, अभी ये खतरा ये सबसे बड़ा निकलने के आ रहा है, जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप यानी लाठी के दम पे जो रिजर्वेशन की मांग करते हैं, लाठी के दम पे एक पावर कैप्चरिंग की कोशिश करते हैं, उससे भी हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। तो चाहिए, टाइम आ गया है, वी शुड री इन्वेंट आवर डेमोक्रेसी, वी शुड ब्रिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वी शुड टेक सम रिफॉर्म्स इन आवर डेमोक्रेसी। और इवन जुडिशरी ने भी अभी तक इसमें काफी अच्छा साथ निभाया है। जुडिशरी ने अभी तक किसी भी डोमिनेंट ग्रुप की मांग को तवज्जो नहीं दी है, नहीं माना है। तो एक ये आर्टिकल था, आप ऐसे में आंसर में कहीं भी अपने पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। काफी हार्श वैसे वर्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड अगेन, आई एम सेइंग दैट जाट्स और मराठा पटेल जो भी हमारी डोमिनेंट कास्ट है, इसको वैसे उस दूसरी भावना में मत लें, आप पढ़ाई के सेंस में ही लें। और जो तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। पार्टीशन के बाद देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो हमारी थी वाटर को कैसे डिवाइड किया जाए। ये दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस्ड आफ्टर द पार्टीशन, हाउ वी डिवाइड द वाटर। देखिए बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो तो इंडिया से निकलती हैं, एक दो चाइना को छोड़ दें तो उनकी जो कैनल्स हैं, नहरों का जो मुंह है वो भी इंडिया की तरफ में है। और पार्टीशन से पहले ही लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, यानी जो दो प्रोविंस थे उस टाइम पे, सिंध प्रोविंस था और पंजाब था, ये दोनों पहले से ही वाटर के लिए लड़ना स्टार्ट हो गए थे पार्टीशन से पहले ही। और पाकिस्तान से तरह तरह की आवाजें देखने को मिल रही थी, सुनने को मिल रही थी उस टाइम पे कि पानी के लिए, अगर इंडिया पानी नहीं देगा तो हम हथियार उठा लेंगे, अपने हकों के लिए वार करेंगे, इस तरह की आवाजें सुनने को मिल रही थी। तभी एक वर्ल्ड बैंक के आया निकलकर सामने और उसने ऑफर किया कि हम मिल आपके दोनों देशों के बीच की प्रॉब्लम सुलझा देंगे, और फाइनली दिस प्रॉब्लम वाज रिजोल्व्ड। अब थोड़ा कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस सम कंटेक्स्ट, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच दिस ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड, व्हाट द अदर थिंग्स वर गोइंग ऑन देयर।
ये टाइम था देखिए जिस उस टाइम पर एक बाउंड्री की नेगोशिएशंस भी चल रही थी, यानी जो हमारे रेड क्लिफ साहब थे उस उन्होंने तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर में पूरा इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड कर दिया। देखिए कितना अच्छा उन्होंने डिवाइड किया पाकिस्तान। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में ऐसा डिवाइड किया था कि अगर घर के 2 रास्ते थे तो एक आगे वाला दरवाजा निकलता था इंडिया में, पीछे वाला दरवाजा निकलता था पाकिस्तान में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया था। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, बाउंड्री डिस्प्यूट्स थी और उस टाइम पर इनमें बातचीत चल रही थी। तो एक यू कैन से दैट सोजन निकल कर आया, यानी एक आगे रास्ता दिखने लगा। इंडिया ने अपनी 2 टीम्स को सेंड किया पाकिस्तान के अंदर और बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। उस टीम में थे सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह थे जिन्होंने नेगोशिएशंस करी खालिद शेख से। खालिद शेख पाकिस्तान में के थे और सरदार स्वर्ण सिंह थे इंडिया के। तो इन्होंने यहाँ पे नेगोशिएशंस करी, दोनों लाहौर के टाइम के दोनों क्लासमेट्स थे और एक अच्छी रेपो इन दोनों के बीच में थी। तो एक कोर्डियली यू कैन से दैट जो भी वहां पे नेगोशिएशंस हुई एक अच्छे एटमॉस्फेयर में वो नेगोशिएशंस हुई और दोनों देशों ने अपने एक दूसरे की लेजिटिमेट जो मांगे थी उनको मान लिया और एक नरमी आई रिलेशंस के अंदर। उस टाइम पे रिलेशंस काफी टेंस थे, तो इस जो नेगोशिएशंस थे इस बातचीत से एक नरमी देखने को मिली। तो सारे मुद्दे ऑलमोस्ट सुलझा लिए गए, कुछ मेन को छोड़ के, जैसे उनमें से एक था रण ऑफ कच्छ। बाद में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया पर और अपनी आर्मी यूनिट भेज दी, एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुआ और इंडिया ने बाद में कुछ हिस्सा पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट घटना थी वो अयूब खान की थी। अयूब खान ढाका थे उस टाइम पे, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था। तो ढाका से जब वापस आ रहे थे पाकिस्तान तो वो पालम एयरपोर्ट पे यानी दिल्ली एयरपोर्ट पे रुके और 2 घंटे तक बातचीत हुई नेहरू और अयूब खान के बीच में। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, वो सब होता है जो स्टेटमेंट्स निकल कर आई, कोऑपरेशन करेंगे, डायलॉग करेंगे और कोई भी स्पिरिट ऑफ फ्रेंडलीनेस लाएंगे और बायलैटरल से समझौता करेंगे, सब जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं। और देखिए नेहरू और जो पाकिस्तान से उसके बाद में नेहरू पे भी प्रेशर था, वो पाकिस्तान गए और उस टाइम पर तक तो यानी इंडस की जो नेगोशिएशन चल रही थी ऑलमोस्ट पैरेलली वो भी खत्म हो गई थी। तो नेहरू गए पाकिस्तान को इंडस ट्रीटी साइन करने और राइटर लिखते हैं कि साइनिंग द इंडस ट्रीटी वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दैट टाइम और अभी तक का एकमात्र एक ऐसा बड़ा सॉल्यूशन और बड़ा जो एग्रीमेंट हम दोनों देशों के बीच में है। अयूब खान गए तो हमारे पास नेहरू भी गए रेसिप्रोकेट करने के लिए और रिलेशंस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। और जो ट्रीटी साइन की गई थी वहां पे 3 बंदों के बीच में साइन की गई थी, एक नेहरू, एक अयूब खान और यूएन की तरफ थे उनके वाइस प्रेसिडेंट विलियम इल्लिफ। विलियम इल्लिफ नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन लिखोगे तो आंसर में थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है। अपने आंसर्स में मेंस में थोड़ा थोड़ा डेटा डालते हैं तो हमेशा अच्छा रहता है। तो ट्रीटी ठीक है। ट्रीटी ये थी कि जो मैंने पहले बताया, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो इंडस और चिनाब, झेलम, ये तीनों मिलेंगी पाकिस्तान को। वेस्टर्न फ्लोइंग और ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं यानी रावी और ब्यास और सतलुज, ये तीनों मिलेंगी इंडिया को। और देखिए 10 साल टाइम दिया गया था कि, क्योंकि देखिए एकदम से तो ट्रीटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान बहुत सारी ऐसे ईस्टर्न रिवर के जो वाटर को यूज कर रहा था और इंडिया भी वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को यूज कर रही थी। तो 10 साल का टाइम रखा कि 10 साल के अंदर अंदर आप बस यूज करना छोड़ दीजिए और जो यूज में लाइए इस ट्रीटी को। और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि 10 से बढ़ा के 13 कर दीजिए। इंडिया ने कहा ठीक है भाई 13 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। और रावी और सतलुज जो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, यानी कुल मिलाकर ये निकल के आया कि जो 20% वाटर है वो सिर्फ इंडिया के हाथ में लगा और जो 80% है वो है पाकिस्तान के हाथ में लगा। और जैसा पहले भी हम डिस्कस कर ले चुके हैं, बहुत ही इंडिया के द्वारा बहुत ही पुअरली नेगोशिएट की गई ये ट्रीटी है। आप बहुत सारी ट्रीटी आप पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, अमेरिका और मैक्सिको की ट्रीटी है, इवन अफ्रीका में भी ट्रीटीज हैं। कोई भी अपर रिपेरियन स्टेट इतना ज्यादा उदार नहीं है। और देखिए उसके बाद में और भी निकल के आया जो 1070 मिलियन की जो एड थी इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें से 870 तो पाकिस्तान को मिले, $870 मिलियन। और जो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक रिलीफ देखने को मिला पूरे का पूरा इंडिया और पाकिस्तान में उस टाइम पर 1960 के टाइम पे, कि हाँ भाई मोस्ट डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम है वो तो अब रिजोल्व कर ली गई है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दों पर। लेकिन बहुत सारी चर्चा हुई, कुछ भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला। रोड के बात हुई सिर्फ ट्रेड पर, जो नेहरू का जो वहां पे गया था, जो पतिमंडल है, बाकी जो डिप्लोमेट्स के साथ में नेहरू पाकिस्तान गए हुए थे, तो किसी और मुद्दे पर बातचीत ज्यादा निकल कर आई नहीं, अनप्रोडक्टिव रही। और ट्रेड के मुद्दे पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई। नेहरू तो अपने साथ ले गए थे देसाई को। देसाई उस टाइम के बहुत ज्यादा एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और नेगोशिएशन में बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते थे। अयूब खान भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे उस टाइम पर। लेकिन अब देखिए
बहुत सारे आइडियाज उस टाइम पर निकल के आए, यानी ट्रीटी हो गई थी तो अयूब खान ने भी कहा, जो पाकिस्तान के उस टाइम पे जनरल थे, अयूब खान ने कहा कि राजस्थान का आपका रीजन है वो पास्ट है, यहाँ पर वाटर नहीं मिलता तो हम इंडस के वाटर को वहां डाइवर्ट कर देते हैं और सुई जो गैस है वो डाइवर्ट कर देंगे बलूचिस्तान से मुंबई की तरफ में। ये आइडियाज थे, सिर्फ निकल कर आए क्योंकि एक एटमोस्फेयर उस टाइम पे जनरस था, एक कोऑपरेशन का एटमोस्फेयर उभर कर आ रहा था। इंडिया ने भी कह दिया कि आप ट्रेन चला लीजिए ढाका और लाहौर के बीच में, हम इसे इजाजत देंगे। और देखिए, और इवन मिलिट्री के मुद्दों पे भी उस टाइम पे कोऑपरेशन देखने को मिला। मिलिट्री के मुद्दे पे नेहरू ने पाकिस्तान के जनरल को कहा, देखिए जो पाकिस्तान है, जो चाइना है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हमें चाइना से खतरा है, और चाइना की जम्मू एंड कश्मीर में जो एक्टिविटी है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए खतरा है। इवन देखिए, अयूब खान ने भी कहा उस टाइम पर, अयूब खान ने कहा कि हाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चाइना और हमें भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें। तो अयूब खान ने कहा कि मैं अपने एडवाइजर्स के साथ, अपने एडवाइजर्स के से संपर्क करके डिसाइड करूंगा कि इस पर क्या किया जा सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ बातें थी। 1960 की ट्रीटी थी, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ। चाइना ने सक्सम वैली, यानी शायद सक्सम वैली इसका नाम था, और एक जो रीजन था जम्मू एंड कश्मीर में, वो रीजन, लड़ाई तो देखिए इंडिया पाकिस्तान की थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट, एक वैली दे दी पाकिस्तान ने चाइना को। और शर्त क्या रखी, रीजन क्या था, इस शर्त पर दे दी कि चाइना रिकॉग्नाइज करेगा कि जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान का एक पार्ट है। वैसे चाइना ने अभी तक नहीं माना है। चाइना जम्मू एंड कश्मीर को एक डिस्प्यूटेबल एरिया मानता है, पाकिस्तान का पार्ट तो नहीं मानता है ऑफिशियल लैंग्वेज में। अगर बुलाने के लिए, गोली देने के लिए तो कुछ भी कहते पाकिस्तान को, लेकिन ऑफिशियली लैंग्वेज में वो कहता है कि डिस्प्यूटेबल पार्ट है। जब भी जम्मू एंड कश्मीर से बात आती है तो एक स्टेपल्ड वीजा देता है, यानी पासपोर्ट पे कुछ भी स्टैंप नहीं मारता, एक अलग से पेपर पे स्टैंप मार के देता है, यानी स्टेपल्ड पेपर। दिस इज अ सिग्नल दैट चाइना रिकॉग्नाइजेस द जम्मू एंड कश्मीर एज ए डिस्प्यूटेड एरिया। तो बस यही आर्टिकल था आज। वो एक दो आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग की शॉर्टेज है। या तो हम इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे या फिर वो आर्टिकल्स कल एडजस्ट कर लेंगे, आने वाले दिनों में एडजस्ट कर लेंगे। सो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।